जिनके पास नरेंद्र मोदी से ज्यादा विजडम था, जिसमें न सिर्फ पंडित नेहरू बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और खुद बीजेपी के आइडियोलॉग श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट में थे, सरदार पटेल जिसका इन्होंने इतना बड़ा स्टैचू बनाया, वो सब राजी हुए, इसलिए 370 कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना। और वो एक ब्रिज है, 35A को आप निकालने की बात नहीं कर सकते, क्योंकि खुद बीजेपी का एक विधायक जम्मू का इसके खिलाफ तहरीक चला रहा है कि 35A को मत निकालिए। तो ये सिर्फ इलेक्शन जब आता है धोखा देने की सियासत करते हैं, झूठ बोलते हैं। चौथी बात कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करती। ये हमारी डाइवर्सिटी है जो इस मुल्क को खूबसूरत और मजबूत बनाकर रखती है। और एक क्या था उसमें रोजगार का तो जिक्र ही नहीं है, टाइम हो गया वो रोजगार का तो। राम मंदिर, आप कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है कि जब से बाबरी मस्जिद शहीद हुई, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे यूपी की गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, उस डिस्प्यूट में पार्टी नहीं बनी। पिटिशनर जो थे मस्जिद की तरफ से, निर्मोही अखाड़ा और रामलला, वो लड़ रहे थे, कभी गवर्नमेंट उसमें हिस्सा नहीं बनी। पहली मर्तबा इस गवर्नमेंट ने जाकर सुप्रीम कोर्ट को कहा कि एक्सेस लैंड दे दो आप। यूपी सरकार अपना पोजीशन चेंज कर दी। भाई आप सरकार में अगर हैं तो आपने अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर आपने ओथ लिया, और आपकी ओथ की जिम्मेदारी है कि आप इस मसले में रिलीजियस न्यूट्रल रहें। आपने उस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को भुला दिया। अब आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेंगे, तो इसमें ना रोजगार का जिक्र है ना कुछ जिक्र है। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट निकाला गया है, इसका हिंदुस्तान में कहीं पर भी कुछ असर नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान में कभी लागू ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि हमारे हिंदू भाइयों में दया भागा और मिताक्षा स्कूल ऑफ थॉट है, दोनों अलग अलग हैं। आप क्या उसको रिकंसाइल करेंगे? और फिर ये कौन सी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात मोदी कर रहे हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट खाली हिंदूज को मिलेंगे, नॉन हिंदूज को नहीं मिलेंगे? क्या ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है? क्यों नहीं देते हमको? आप मुझे दीजिए, मगर आप उस पर बात नहीं करेंगे। तो ये इनका मसला है। असल जो मुद्दे थे जिसका उन्होंने वादा किया था, अच्छे दिन बर्बाद हो गए पूरे दिन। 2 करोड़ नौकरियां जाकर 5 लाख नौकरी भी नहीं दे पा रहे हैं लोग, वो भी झूठ साबित हुआ इनका। फिर नोटबंदी का जिक्र ही नहीं करते।
मोदी अपनी स्पीच में कहीं पर भी नहीं कह रहे कि मैंने नोटबंदी की, क्योंकि उनको मालूम उससे तमाम ज्यादातर गरीब किसान बर्बाद हो गए। तो ये सिर्फ एक मेकअप आर्टिस्ट की तरह से करते हैं ना, वो एक पेपर दे दिए। 12% रिजर्वेशन के लिए आपने तो बिल लगाया, वो बिल को रोक दिया था, उसको आगे लेके जाने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, आप है जो मुस्लिम माइनॉरिटीज के बारे में बात करने वाले आपके इंसान हैं, तो आप उसको आगे कैसे लेके जाएंगे? गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट ने असेंबली में एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया। उस रेजोल्यूशन को पास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भिजाया। ये मोदी सरकार की इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है कि बजाय एक स्टेट असेंबली के रेजोल्यूशन को रिस्पेक्ट देते उसको रिजेक्ट कर दिए, और साथ में उन्होंने इकोनॉमिक ग्राउंड्स के ऊपर रिजर्वेशन दे रहे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स के कंप्लीटली खिलाफ है। ये तौहीन है बाबा साहब अम्बेडकर की कि आप इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर रिजर्वेशन देना चाह रहे हैं, क्योंकि केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का, कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड को मिल सकता, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कि 12% रिजर्वेशन रिलीजियस ग्राउंड्स पर नहीं है, बल्कि उसका एक एम्पिरिकल डेटा है सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का। सुधीर कमेटी की रिपोर्ट में, सुधीर कमेटी की रिपोर्ट बता रही है कि तेलंगाना में नॉट 100% बट 83% लोग जो है वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है। उसका डेटा दिए, हेल्थ इंडिकेटर्स दिए, दूसरे तमाम इंडिकेटर्स उसमें है। उस रिपोर्ट की बुनियाद पर हम कह रहे कि आप हमको दीजिए। ये है। एक सवाल हो जाने दीजिए पहले, यूपी और बिहार को कैसे देखता हूं? मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला यूपी में एमआईएम पार्टी वहां पर कोई कैंडिडेट्स नहीं खड़ा करेगी उत्तर प्रदेश में, और हमको उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की आवाम गठबंधन का साथ देगी और गठबंधन को कामयाब करेगी। रहा सवाल बिहार का, बिहार में हम किशनगंज में एमआईएम का कैंडिडेट है, अख्तरुल ईमान बिहार प्रदेश के सदर हैं। वो पिछले 2.5 साल से हमारी पार्टी वहां पर सीमांचल की नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, और आज एक ताकतवर मौक़िफ़ अख्तरुल ईमान साहब का वहां पर है। इससे हटकर हम उम्मीद करेंगे कि जितने जो बीजेपी को हरा सकता बिहार में वो वोट दे। दूसरा सवाल, अब देखिए, आप वोट कटवा से पूछ रहे हैं, बी टीम से पूछ रहे हैं, सी टीम से पूछ रहे हैं, क्या बुलाना चाहते हैं मुझसे उमर भाई आप? मैं तो बदनामे जमाना हूं, हिंदुस्तान का वाहिद वोट कटर मैं हूं। तो कांग्रेस तो जन्मधारू पार्टी है भाई, ब्राह्मणों का डीएनए उसमें शामिल है। मैं तो बेचारा मुसलमान, वरना सिस्टम में भी नहीं आता, मैं तौहीन कैसे करूंगा कांग्रेस पार्टी को? उमर भाई, मैं कहां कर सकता हूं? हाँ, जल्दी आखिरी, ये मीडिया का आखिरी सवाल होता ही नहीं, चलते रहना। ये सवाल आपके आज के ट्वीट से है असद साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आज मॉर्निंग में। ये वोट फॉर समवन हु विल स्पीक फॉर यू, वोट फॉर समवन हु स्पीक्स फॉर यू, बट नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर समवन हु हैज आल्सो स्पीक्स अप फॉर द वीक, मार्जिनलाइज्ड एंड डिप्राइव्ड। ये जो आपने आज मैसेज दिया है, इसके थ्रू आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं? कुछ एलाबोरेट करिए। नहीं, पैगाम यही है कि वोट फॉर हु स्पीक्स फॉर यू। क्या मोदी सबके लिए बात करते? मोदी सबके लिए नहीं बात